नमस्ते और डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फिनॉल की। हो सकता है ये नाम थोड़ा अनजाना लगे, लेकिन इसे कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। एक जमाने में ये बस कोल तार मतलब डामर से निकलने वाली एक मामूली चीज थी, लेकिन आज आज ये प्लास्टिक से लेकर दवाइयों तक हर जगह इस्तेमाल होने वाला एक एक केमिकल सुपरस्टार है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें फिनॉल की दुनिया में काफ़ी गहराई तक ले जाते हैं। तो आज हम एक सफ़र पर निकलेंगे, फिनॉल बनाने की उस परफेक्ट रेसिपी की तलाश में। ये एक ऐसी दौड़ है जो 100 साल से भी ज़्यादा समय से चल रही है। हम देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिकों ने एक के बाद एक तरीके आजमाए, कुछ बुरी तरह नाकाम हुए, कुछ काम चलाऊ थे, और फिर कैसे एक मास्टर स्ट्रोक ने सब कुछ बदल दिया। और देखो, ये समझना भी जरूरी है कि इतने सारे अलग अलग तरीके मौजूद क्यों हैं। ये सिर्फ अलग अलग रेसिपी नहीं है, ये रसायन विज्ञान की दुनिया में अर्थशास्त्र की कहानी बताते हैं। एक तरीका शायद सबसे शुद्ध फिनॉल बनाता हो, लेकिन अगर वो सोने के भाव पड़े तो बेकार है। दूसरा शायद सस्ता हो, लेकिन साथ में बहुत सारा कचरा भी बनाता हो। और सबसे सफल तरीका, जैसा हम देखेंगे, वो है जो एक ही तीर से दो शिकार करता है। फिनॉल भी बनाता है और साथ में एक और कीमती चीज भी। बिल्कुल। तो चलिए इस दौड़ के आज के चैंपियन से मिलते हैं, वो तरीका जिसने बाजार पर एक तरह से कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। हम बात कर रहे हैं क्यूमीन प्रक्रिया की, जिसे हक प्रक्रिया भी कहा जाता है। आज दुनिया का 90% से ज्यादा फिनॉल इसी से बनता है, और इसकी वजह सिर्फ एक शब्द में छिपी है: चतुराई। ये दो सस्ती चीजों, बेंजीन और प्रोपलीन, को दो बेहद कीमती उत्पादों में बदल देता है: फिनॉल और एसीटोन। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही सधे हुए 3 स्टेप डांस की तरह है। पहला स्टेप है एल्किलेशन। इसमें हम बेंजीन और प्रोपिलीन को मिलाते हैं। ये एक जानी मानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, लेकिन इसे औद्योगिक पैमाने पर करने के लिए हालात थोड़े सख्त रखने पड़ते हैं। तापमान करीब 250 डिग्री सेल्सियस और दबाव 30 गुना ज्यादा। साथ में फॉस्फोरिक एसिड जैसा एक कैटलिस्ट जो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, धक्का देता है, और नतीजा हमें मिलता है क्यूमीन या आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये हमारा शुरुआती हीरो है। ठीक है, मिनट, ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तो केमिस्ट्री की किताबों में बहुत आम है, लेकिन इसे इतने बड़े पैमाने पर 30 एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे करना, इसमें क्या चुनौतियां आती होंगी? क्या ये आसानी से काबू में रहती है? बहुत अच्छा सवाल है। यही तो औद्योगिक रसायन विज्ञान का असली खेल है। लैब में जो चीज़ आसानी से हो जाती है, उसे हजारों लीटर के रिएक्टर में करना वो एक बड़ी चुनौती है। तापमान और दबाव को बहुत ही सटीक तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है। अगर तापमान थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो हमें क्यूमीन की जगह कुछ और ही मिलने लगेगा, जिससे पूरी प्रक्रिया का पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। इसीलिए इन प्लांट्स में बहुत ही एडवांस्ड कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं। समझ गया। तो पहले स्टेप में हमने अपना मुख्य कच्चा माल क्यूमीन तैयार कर लिया। अब आगे क्या? अब आता है दूसरा स्टेप, ऑक्सीकरण। यहाँ हम हवा का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वही हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। हवा में मौजूद ऑक्सीजन को क्यूमीन के साथ रिएक्ट कराया जाता है। ये एक रेडिकल चेन रिएक्शन है जो क्यूमीन को क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में बदल देता है। ये एक बहुत ही नाजुक और अस्थिर मॉलिक्यूल है। इसे तरल बनाए रखने के लिए करीब 5 एटमॉस्फेयर्स का दबाव बनाए रखना जरूरी होता है। ठीक है, तो पहले बेंजीन और प्रोपलीन से क्यूमीन बनाया, फिर हवा की मदद से उसे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में बदला। अब आता है असली जादू, तीसरा और आखिरी स्टेप। बिल्कुल, तीसरा स्टेप है हॉक पुनर्विन्यास, और यहीं पर इस प्रक्रिया की असली खूबसूरती छिपी है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जब हम इस अस्थिर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड में बस थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो मॉलिक्यूल के अंदर एक हैरत अंगेज अदला बदली होती है। फिनाइल ग्रुप यानी बेंजीन वाला हिस्सा अपने कार्बन को छोड़कर बगल वाले ऑक्सीजन पर एक तरह से छलांग लगा देता है, और जैसे ही ये रीअरेंजमेंट होता है, मॉलिक्यूल बीच से क्रैक हो जाता है और हमें मिलते हैं हमारे 2 हीरो, फिनॉल और एसीटोन। वाह, ये तो कमाल की बात है। हमारे स्रोतों में इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल दी गई है जो मुझे बहुत पसंद आई। उन्होंने इसकी तुलना अखरोट तोड़ने से की है। ये तो ऐसा है जैसे आप पहले अखरोट यानी क्यूमिन बनाते हैं, फिर उसे ऑक्सीजन से थोड़ा कमजोर करते हैं, हाइड्रोपेरोक्साइड बनाते हैं, और फिर एक हथौड़ा यानी एसिड मारकर गिरी यानी फिनॉल और छिलका यानी एसीटोन दोनों निकाल लेते हैं,
और दोनों ही बिक जाते हैं। क्या जबरदस्त सोच है। एक भी चीज बर्बाद नहीं होती। बिल्कुल सही। यही इस प्रक्रिया की आर्थिक सफलता का राज है। लेकिन इस प्रक्रिया की एक निर्भरता एसीटोन पर भी तो है। अगर भविष्य में एसीटोन की मांग कम हो जाए या उसे बनाने का कोई और सस्ता तरीका आ जाए, तो क्या क्यूमीन प्रक्रिया का पूरा अर्थशास्त्र गड़बड़ा नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और इंडस्ट्रीज पर हमेशा नजर रखती है। अभी के लिए तो एसीटोन की मांग बहुत ज्यादा है, खासकर सॉल्वेंट्स और प्लास्टिक बनाने में। लेकिन हाँ, अगर कल को हालात बदलते हैं तो हो सकता है हमें फिनॉल बनाने के लिए किसी नई और भी ज्यादा चतुर प्रक्रिया की तलाश करनी पड़े। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि कोई भी औद्योगिक प्रक्रिया 100% साफ नहीं होती। इस प्रक्रिया में थोड़ी मात्रा में एसिटोफेनॉन और अल्फा मीथाइल स्टाइरीन जैसे दूसरे सह उत्पाद भी बनते हैं, जिन्हें अलग करना पड़ता है। तो क्यूमीन प्रक्रिया आज की बादशाह है, लेकिन इस बादशाह के आने से पहले इस मैदान में कुछ और भी पहलवान थे जो बहुत ही क्रूर और पुराने तरीकों से लड़ते थे। यहां से ये और भी दिलचस्प हो जाता है। चलिए अब उन पुराने तरीकों पर एक नजर डालते हैं। इनमें से एक बड़ा नाम है डाउ प्रक्रिया। डाउ प्रक्रिया क्लोरोबेंजीन से शुरू होती थी, और जब मैं कहता हूं कि इसके लिए कठोर परिस्थितियों की जरूरत थी, तो मेरा मतलब वाकई कठोर है। जरा सोचिए, 350 डिग्री सेल्सियस का तापमान, मतलब इतना गर्म कि सीसा लेड पिघल जाए, और 300 बार से ज्यादा का दबाव। समझने के लिए, कार के टायर में हवा का दबाव 2-3 बार होता है, ये उसका 100 गुना से भी ज्यादा है। अरे बाप रे, ये कोई फैक्ट्री नहीं बल्कि एक प्रेशर कुकर था जो किसी भी पल फट सकता था। अब समझ आता है कि कंपनियां इससे दूर क्यों भागी। बिल्कुल, इसके पीछे की केमिस्ट्री भी एकदम अलग थी। ये एक बेंजाइन नाम के बहुत ही रिएक्टिव इंटरमीडिएट के जरिए होती थी। इसमें क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उस जानलेवा तापमान और दबाव पर पकाया जाता था जिससे सोडियम फिनॉक्साइड बनता था। फिर आखिर में एसिड मिलाकर फिनॉल हासिल किया जाता था। लेकिन इतनी ऊर्जा और इतने खतरनाक हालात, ये इसे बहुत ही महंगा और जोखिम भरा सौदा बना देते थे। एक और ऐतिहासिक प्रक्रिया थी रैशिंग हुकर प्रक्रिया। ये तो एक ऐसे चतुर विचार की तरह लगती है जो असल दुनिया में बुरी तरह पिट गया। इसका आइडिया बड़ा शानदार था। प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl को रिसाइकिल करके लागत बचाना। कितना पैसा बचेगा? ये 2 स्टेप में होती थी। पहले बेंजीन को HCl और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के क्लोरोबेंजीन बनाते थे। फिर दूसरे स्टेप में इस क्लोरोबेंजीन को भाप के साथ गर्म करके फिनॉल बनाते थे। और मजे की बात ये थी कि HCl वापस मिल जाता था। सुनने में तो परफेक्ट लगता है ना? तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? आइडिया तो सच में जीनियस है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि एक अच्छा रासायनिक विचार असल दुनिया की इंजीनियरिंग में क्यों नाकाम हो सकता है? जवाब है जंग लगना, या कहें कि गल जाना, करोजन। सोचिए, आप बेहद गर्म एसिड की भाप को मेटालिक पाइप से गुजार रहे हैं। वो पाइप को खा जाएगी। कुछ ही समय में सारे उपकरण कबाड़ बन जाते थे। साथ ही इसमें ऊर्जा भी बहुत खर्च होती थी। ये एक महंगी सीख थी कि प्रकृति के नियम आपकी बैलेंस शीट की परवाह नहीं करते। मतलब ये सारे तरीके अरबों लीटर फिनॉल बनाने के लिए थे, जहां हर पैसा मायने रखता है। लेकिन मान लीजिए किसी रिसर्चर को सिर्फ 100 मिलीलीटर चाहिए हो अपनी लैब में किसी प्रयोग के लिए। जाहिर है वो इतनी बड़ी और खर्चीली मशीनों का इस्तेमाल तो नहीं करेगा। प्रयोगशाला की दुनिया तो बिल्कुल अलग होगी, है ना? एकदम सही। प्रयोगशाला में खेल के नियम ही बदल जाते हैं। यहाँ प्राथमिकता लागत नहीं बल्कि सुविधा, गति और शुद्धता होती है। यहाँ हमारे पास फिनॉल बनाने के लिए एक पूरा टूल किट है, और हर टूल का अपना एक खास काम है। तो इस टूल किट में क्या क्या है? एक बहुत ही लोकप्रिय और भरोसेमंद तरीका है डाइज़ोनियम लवण से। ये एनिलिन नाम के केमिकल से शुरू होता है। एनिलिन को ठंडे तापमान पर नाइट्रस एसिड के साथ मिलाते हैं, जिससे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनता है। ये एक तरह का जादुई सॉल्ट है। आपको बस इसे थोड़े गर्म पानी में डालना होता है और नाइट्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं और पीछे रह जाता है आपका शुद्ध फिनॉल। बहुत ही साफ सुथरा तरीका है। सुनने में तो काफी आसान लगता है। और कौन से तरीके हैं? एक बहुत पुरानी क्लासिक विधि है सल्फोनेट का क्षार संलयन। इसमें सोडियम बेंजीन सल्फोनेट को पिघले हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 300-350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जैसे किसी कढ़ाई में भून रहे हों। इससे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, जिसमें एसिड मिलाने पर फिनॉल मिल जाता है। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन काम करता है।
स्रोतों में एक और तरीके का जिक्र है जो सुनने में काफी सीधा साधा लगता है, सैलिसिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन। हाँ, इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। सैलिसिलिक एसिड जो एस्पिरिन में भी पाया जाता है, उसे सोडा लाइम के साथ गर्म कर दीजिए। सोडा लाइम मतलब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर। बिल्कुल। तो उसे साथ में गर्म करने पर गर्मी से उसका एक हिस्सा कार्बोक्सिल ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर उड़ जाता है और पीछे सिर्फ फिनॉल बचता है। और एक कोई आधुनिक तरीका भी है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों का इस्तेमाल करके। जी हाँ, ये एक आधुनिक और थोड़ा जटिल तरीका है, लेकिन बहुत कारगर है। इसमें पहले फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, बनाया जाता है। फिर इसके घोल में धीरे धीरे ऑक्सीजन गैस पास की जाती है और आखिर में एसिड से ट्रीट करने पर हमें फिनॉल मिल जाता है। ये दिखाता है कि लैब में हमारे पास कितनी वैरायटी है। रिसर्चर अपनी ज़रूरत और सुविधा के हिसाब से कोई भी रास्ता चुन सकता है। तो हमने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट से लेकर ऐतिहासिक तरीकों और लैब के छोटे छोटे बीकर तक का सफर तय कर लिया है। हमने देखा कि हम इंसान इस मॉलिक्यूल को बनाने में कितने चतुर हो गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसका इस्तेमाल करते समय भी बहुत सावधानी बरतनी जरूरी है। यहाँ पर बातचीत का लहजा थोड़ा गंभीर करना जरूरी है। ये बेहद बेहद ज़रूरी है। फिनॉल कोई खेलने की चीज़ नहीं है, ये एक जहर है। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ये त्वचा के जरिए बहुत तेज़ी से शरीर में जा सकता है। इसके संपर्क में आने से केमिकल बर्न्स हो सकते हैं, त्वचा के नीचे के टिश्यू हमेशा के लिए डैमेज हो सकते हैं, और अगर ज़्यादा मात्रा में संपर्क हो तो ये नर्वस सिस्टम को शॉक देकर जान भी ले सकता है। इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। तो अगर गलती से भी किसी की त्वचा इसके संपर्क में आ जाए तो फौरन क्या करना चाहिए? प्राथमिक उपचार के तौर पर सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है उस जगह को तुरंत कम से कम 15 मिनट तक लगातार बहते हुए पानी से धोना। पानी फिनॉल को धोकर हटा देता है और उसके असर को कम करता है। और इसके स्टोरेज यानी इसे रखने के नियम भी बहुत सख्त हैं। इसे हमेशा ठंडी, सूखी जगह पर कसकर बंद कंटेनर में रखना चाहिए और ऑक्सीडाइजर जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह से कोसों दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये उनके साथ मिलकर खतरनाक रिएक्शन कर सकता है। ये एक बहुत ज़रूरी चेतावनी है। तो आज की हमारी चर्चा में हमने फिनॉल बनाने की पूरी कहानी देखी, डाओ प्रक्रिया की क्रूरता से लेके रैशिग हुकर की नाकामयाब चतुराई तक, और फिर क्यूमीन प्रक्रिया की आर्थिक जीत तक। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि कौन सा तरीका चुना जाता है ये पूरी तरह से लक्ष्य पर निर्भर करता है। चाहे वो बड़े पैमाने पर हर पैसा बचाने की होड़ हो या फिर लैब में बस थोड़ा सा शुद्ध सैंपल बनाने की जरूरत। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े तस्वीर से जोड़कर देखें तो फिनॉल संश्लेषण का ये विकास खुद औद्योगिक रसायन विज्ञान के विकास की कहानी है। ये दक्षता, सुरक्षा और आर्थिक समझदारी की एक कभी न खत्म होने वाली खोज है। जो तरीके 50 साल पहले बेस्ट माने जाते थे वे आज म्यूजियम में है, और जो आज बेस्ट है कौन जानता है, शायद 50 साल बाद वो भी किसी और बेहतर प्रक्रिया से बदल दिया जाएगा। यह एक बेहतरीन सारांश है और ये हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने वाला सवाल भी छोड़ जाता है। हमने देखा कि केमिस्ट फिनॉल बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को कैसे तोड़ते मरोड़ते और जोड़ते हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोजमर्रा के और कौन से रसायन हैं जिनका बनने का इतिहास इतना ही दिलचस्प और उतार चढ़ाव भरा है, जो हमारी नज़रों से छिपा हुआ है। और आज की कौन सी बड़ी औद्योगिक प्रक्रियाएं 100 साल बाद पुरानी और अजीब मानी जाएंगी। इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं।